मेरे प्यारे अजीज साथियों, आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पाषाण काल है। हमने इसके पहले इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पाषाण काल है। पाषाण काल में सबसे पहले पाषाण काल को समझने से पहले आपको कुछ छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे धरती पर मानव कब आया था, मानव की उत्पत्ति कब हुआ और इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो हम छोटा सा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं करेंगे। पैंथ्रोकेलेथिप्स ये सब चीज़ के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि कई विद्वानों का मानना है कि आज से 1 लाख साल पहले या इससे भी पहले हो सकता है। देखिए, विद्वानों का क्या है कि एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बता पाता है। एग्जैक्ट चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे आपका वैदिक सभ्यता हो, किसी भी चीज़ को किसी भी काल का डेट नहीं बताया गया है। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया प्राचीन भारत के इतिहास में। आप देखिएगा ना, अधिकतर काल में विवाद है। सिंधु घाटी सभ्यता में कई काल में विवाद है। जैसे कोई बोलता है कि इसका जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1550 ईसा पूर्व तक हुआ था और कोई बोलता है कि 2750 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसमें विद्वानों में मतभेद होते रहता है। तो काल पर कभी काल से कभी घबराइएगा नहीं, ठीक है। समय विभिन्न विद्वानों का मानना है कि 1 लाख साल पहले, 1 लाख ईसा पूर्व के पहले, ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। क्या हुआ कि प्राइमेट्स का जन्म हुआ था 1 लाख ईसा पूर्व या इससे भी पहले, कुछ साल पहले। कुछ साल मतलब क्या, आज से लाखों साल पहले, अरबों साल पहले प्राइमेट्स जिसे हम लोग नर वानर कहते थे, उनका जन्म हुआ था। और वो नर वानर जो है, प्राइमेट्स को ही नर वानर कहा जाता था। वो नर वानर जो है वो वृक्षों पर रहा करता था, यानी कि पेड़ पौधे पर रहा करते थे। और वो क्या करने लगे कि धीरे धीरे वो वृक्षों से उतर कर, पेड़ से उतर कर वो क्या करने लगे, पिछले पैर, यानी कि पिछले जो पैर थे और अगला पैर को खड़ा कर दिया, यानी कि 4 पैर थे। तो अगले पैर को खड़ा करके और वो भूमि धीरे धीरे वो चलना सीख गए। और जब चलने लगे तो वो भूमि पर रहने लगे, यानी कि अब पेड़ से कहाँ आ गए, भूमि पर आ गए। इस प्राइमेट्स के अंतर्गत, यानी कि नर वानर के अंतर्गत, नर वानर किसको कहा, मनुष्य जैसा वानर। अभी देखिए, वानर, अगर आप बंदर को देखिएगा, लगता है ना कि जो है मनुष्य ही जैसा दिखता है, कहीं ना कहीं उसका शक्ल जो है मनुष्यों की तरह मिलता है। तब ना अमिताभ बच्चन का जब पेट फट गया था, कुल्ली फिल्म में जब उनका पेट फटा था, तो पेट में जो पेट लगाया था तो बंदरों का पेट लगाया गया था, सर्जरी किया गया था। तो उसी तरह जो है यानी कि बंदर, लंगूर और छछूंदर प्राइमेट्स में जो है, यानी नर वानर के अंतर्गत आता है छछूंदर। तब ना किसी को गाली देते हैं कि तुम छछूंदर जैसा काहे करता है, यानी कि तुम्हारा पूर्वज लगाकर गाली देता है। तो छछूंदर जैसा था, यानी कि बंदर जैसा था, लंगूर जैसा था उनका चेहरा। और यही प्राइमेट से ही, इसी नर वानर से ही आधुनिक मानव, यानी आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ। देखिए, अभी जो आधुनिक मानव था उतना सभ्य नहीं हुआ था। अभी जो आधुनिक मानव था उतना सभ्य नहीं हुआ था, इनको जो है उतना ज्ञान नहीं था अच्छी चीज़ों को। तो ये था आपका छोटा सा हिस्ट्री मानव की उत्पत्ति एवं विकास के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इतिहास। स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में, जानकारी के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा हुआ आपका ऐतिहासिक काल। अब चाचा प्रॉब्लम ये हुआ कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें केवल इसको जानने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, उसमें लिखित साक्ष्य का उपलब्ध है, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य है ये नहीं है। इसको जानने के लिए सिर्फ आपको क्या क्या, भवन, स्मारक, सिक्के, ये सब पत्थर वगैरह, ये सब इनको, इस काल को जानने के लिए स्रोत उपलब्ध है और इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक, आद्य मतलब आधा,
आधा मतलब लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या सोच रहा, ऐसे 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 करके लिख दिया, पता ही नहीं चलता, ये डॉक्टरी पढ़ाया था। तो आज ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य है परंतु पढ़ा नहीं जा सका। अब ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। जैसे वैदिक सभ्यता से आगे, और अगर हम प्रागैतिहासिक काल का संबंध देखें तो प्रागैतिहासिक काल का संबंध पाषाण काल से। तो अब देखिए पाषाण काल में अगर हम पढ़ाएंगे तो पाषाण काल में कहीं भी आपको लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं बताए, कहीं नहीं दिखेगा आपको। एनी टाइम इस काल को जानने के लिए फलाना ढकाना मतलब पुरातात्विक स्रोत के रूप में आएगा। पुरातात्विक स्रोत के रूप में क्या क्या आएगा, तो भवन आएगा, स्मारक आएगा, पत्थर से बने मूर्ति आएगा, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इसका प्रागैतिहासिक काल का संबंध पाषाण काल से, यानी कि प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता, इस काल का संबंध किससे है, आदि ऐतिहासिक काल का संबंध किससे है, आपका हड़प्पा सभ्यता से। और ऐतिहासिक काल जो आज हम लोग जी रहे हैं, तो कौन से काल में जी रहे हैं, तो ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं, पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। और वैदिक सभ्यता के आगे अभी जितने भी वैदिक सभ्यता के बाद के समय को ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए छोटे छोटे हम पॉइंट को लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय में विश्व में पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन कहाँ है, आप हमको कमेंट में बताइएगा कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है। ठीक है, ये पुरातात्विक स्रोत के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पुरातात्विक स्रोत है। ये म्यूजियम ऐसा है, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे भारत से पुरातात्विक साक्ष्य को जमा किया गया, मेसोपोटामिया सभ्यता से लिया गया है, तो सारे साक्ष्य जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं सबको जमा कहाँ किया गया, कोपेनहेगन संग्रहालय से। अब सबको कैसे जमा किया है, एक को ले गया है, सब अब पूरा नहीं ले गया है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से एक ईंटा को ले गया है, या कोई एक भवन का कोई नक्शा उक्सा जो भी मिला, कोई एक चीज को ले गया। और भारत में पुरातात्विक म्यूजियम कहाँ है, तो वो भोपाल में है, इंदिरा गांधी संग्रहालय। कहाँ है, इंदिरा गांधी संग्रहालय। पहले इनका नाम मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए दिमाग में ये रहना चाहिए, कोपेनहेगन संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है, पुरातात्विक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कहाँ है आप कमेंट में बताइएगा। भारत में पुरातात्विक संग्रह इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल में है, जिसका नाम, इनका पहले नाम जो था वो क्या था, मानव संग्रहालय। अभी ये जो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति, अभी जो हमारा पहले क्या होता था, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता था, अब इसका नाम बदलकर संस्कृति मंत्रालय रखा गया। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या हुआ था कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जितने भी वस्तु रखा गया था, जितने भी धातु रखा गया था, उस आधार पर जर्गनस थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। ये पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद मतलब पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो अध्ययन करता था उसको पुरातत्वविद कहा जाता था। ठीक है, तो कोपेनहेगन संग्रहालय में रखे वस्तुओं यानी कि रखे धातुओं के आधार पर जर्गनस थॉमसन ने 1820 ईस्वी में इतिहास को तीन कर्मखंडों में बांटा। वो है पाषाण काल, कांस्य काल और लोह युग। कांस्य युग और लोह युग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले आदमी पत्थर का उपयोग किया, इसके बाद कांसे का, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किया, कांसे का, इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कांसे का उपयोग कहाँ किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में। और लोह युग, लोहा का उपयोग किया गया आपका वैदिक सभ्यता में, यानी कि जब वैदिक सभ्यता में जब लोहे का आविष्कार हुआ तो कृषि का आविष्कार हुआ, जब कृषि का आविष्कार हुआ तो देश धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता चला गया। तो ये आपका था छोटा सा आपका समझने के लिए। अब देखिए हम पहले क्या स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में दोनों उपलब्ध है। ठीक है, ये कोपेनहेगन संग्रह, विश्व में सबसे पुरातात्विक स्रोतों का म्यूजियम कहाँ है, कोपेनहेगन में। ठीक है, और भारत में कहाँ है, तो भारत में इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल में है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और जर्गनस थॉमसन ने इसे कितने भागों में बांटा इतिहास को, तो 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य काल, कांस्य युग या काल बोल सकते हैं, लोह युग। ठीक है, तो ये था आपका स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
अब देखिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का संबंध किससे है? तो प्रागैतिहासिक काल का संबंध आप पाषाण काल से है, ठीक है। यानी कि पत्थरों का उपयोग करना सीख गया आदमी ने, तो उसे प्रागैतिक पाषाण काल के या प्रस्तर युग के नाम से जाना गया, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए भूगर्भिक वैज्ञानिक, भूगर्भिक मतलब पृथ्वी के अंदर के बारे में, यानी कि अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में छेद छाद करके घुस गए और इसके बारे में अध्ययन किया तो उसे भूगर्भ शास्त्री कहा जाता है। और बाहरी परत, ये बाहरी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया तो इसे भूगोल कहा जाता है, भूगोल, ठीक है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे भूगोल के चैप्टर में, और चर्चा किए भी हैं भूगोल के वीडियो में, ठीक है। तो अब चलते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का संबंध पाषाण काल से है। प्रागैतिहासिक काल का संबंध किससे है? पाषाण काल से है। और क्यों है? तो पाषाण काल क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का उपयोग हुआ था। उस समय उतना आदमी दिमाग था नहीं, ठीक है, तो पत्थर का ही उपयोग करता था। तो पत्थर का उपयोग करता था तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया चाचा? 3 भाग में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। समय देखिए, समय में विवाद है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि समय में विवाद है, आप कंफ्यूज नहीं होगा। एक निश्चित अवधि को मान लिया जाता है कि लगभग में मान लिया जाता है 50 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं, और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के समय को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल, और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के समय को नव पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज इस बात का हो जाइएगा कि यहाँ 10,000 से लेकर 4,000 और ये भी 10,000 से लेकर 1,000 नहीं, तो इसमें ये होना चाहिए कि 4,000 से लेकर 1,000 तक होना चाहिए। यहाँ से 50 से 10,000, यहाँ 10,000 से लेकर 4,000, 4,000 से 1,000 होना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें हुआ क्या था कि एक साथ दोनों काल चल रहा था। मतलब एक साथ देखिए, एक शहर है, मान लीजिए एक शहर है, तो एक शहर में मान लीजिए रोड, ये रोड हुआ, रोड के इधर विकासशील होता है, सब आपको मिल जाएगा। रोड के इधर एकदम चकाचक दिखेगा, मार्केट उर्केट लगेगा, जाइएगा तो एकदम बहुत चकाचक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। वही अगर रोड के बगल इधर आइएगा, ऐसा क्षेत्र में होता है ना, शहरी क्षेत्र में विशेषतर ऐसा देखा गया है, स्लम क्षेत्र पूरा गंदा वाला इलाका है, तो एक क्षेत्र में आदमी जो है नली के किनारे रहने के लिए मजबूर है, और दूसरे क्षेत्र में क्या है, वो एकदम चकाचौंध जैसे लाइट में रह रहा है, घर के बगल में गार्डन वगैरह है। जबकि दूसरे वाले क्षेत्र यानी कि स्लम वाले क्षेत्र में यहाँ आदमी को रहने का आफत हो रहा है, मतलब उनको ज़मीन नहीं मिल रहा, और दूसरे तरफ में क्या है, गार्डन है, आप देखिएगा रोड चौड़ा मिलेगा। तो उसी तरह एक ही काल में 2 चीज़ें चला था। मध्य पाषाण काल भी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल भी 10,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल देखिए, सबसे ज्यादा समय आदमी ने बिताया तो पूरा पाषाण काल में बिताया, तो इसलिए पूरा पाषाण काल को भी वैज्ञानिकों ने यानी इतिहासकारों ने 3 भाग में बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण या नव पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। 25 लाख से 10,000, 50,000 से 40,000, 40,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है। क्यों बटा? चूंकि बहुत लंबा समय था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब सुविधाजनक पढ़ने के लिए इनको 3 भागों में बांट दिया। अब चलते हैं हम पूरा पाषाण काल की ओर। कितने भागों में बांटा गया इतिहास को? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को हम पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा मनुष्यों ने अगर समय बिताया तो वो पूरा पाषाण काल में बिताया। और इस समय क्या था, खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब खाने से मतलब रखता था, चपर करते रहता था, खाली उसको पेट भरन चाहिए। पेट मध्य कहा जाता है उसको, पेट मध्य था, ठीक है। मानव को खाना बदोश था, सिर्फ खाना खाने से मतलब ससुरा कुछ भी खा जाता था। इसलिए इस काल को आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्रह, खाली खाद्य को संग्रह, खाने वाला चीज को संग्रह करता था,
उत्पादक नहीं करता था, ठीक है। और आर्किटेक्ट था, शिकारी था, कोई चीज़ का भी शिकार कर लेता था। आदमी का नरभक्षी था, मनुष्य को भी चपर चपर करके खा लेता था। सर्वप्रथम आग का प्रयोग इसी काल में हुआ था चीन के चाओजू कुजियान गुफा से। चीन का नाम से भी पता चलता होगा कि ये कहाँ है क्षेत्र, चाओजी कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। लेकिन इस समय आग का प्रयोग निर्मित नहीं हुआ था, मतलब आग का प्रयोग उस तरह नहीं हुआ था, व्यवस्थित ढंग से उपयोग नहीं किया गया था, सिर्फ जानता था आग है, ठीक है। सर्वप्रथम ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, ठीक है। मतलब मुख्य पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। पूरा पाषाण काल में क्या था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, खानाबदोश था और आग का आविष्कार, आग का मतलब प्रयोग हो गया था, लेकिन इसको व्यवस्थित ढंग से प्रयोग नहीं कर पाया था। कहाँ किया गया था, तो चाओजी कोजियन गुफा में चीन में है, ठीक है। अब देखिए एमपी के भोपाल के पास भीमबेटका कहाँ है, भोपाल के किस जिले में, रायसेन जिले में है, ठीक है। भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं में औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, ठीक है। मध्य नर्मदा घाटी के हथनोर से एक मानव की खोपड़ी मिला है, जो पहली बार भारत में एकमात्र मानव का जीवाश्म मिला है, मानव की अस्थि मिला है पहली बार। कहाँ मिला है, तो वो आपका हथनोर में, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आपको एक बार रिकॉल मारना है। पहले क्या है था कि सबसे ज़्यादा मनुष्यों ने कहाँ समय बिताया था, पूरा पाषाण काल में कैसा था, खानाबदोश यानी कि वो खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक के साथ शिकारी भी था। इसके बाद पहली बार आग का प्रयोग किया, आग का आविष्कार हुआ, लेकिन वो जो है व्यवस्थित ढंग से उपयोग नहीं किया गया। तो कहाँ किया गया था प्रयोग, चाओजी कोजियन चीन की गुफा थी। और पहली बार इसी काल में, पूरा पाषाण काल में ही हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी का प्राप्त किया गया। कहाँ, पलवरम नामक स्थान पर, मद्रास के पास पहली बार, ठीक है। और भीमबेटकाओं के गुफाओं में औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। और मध्य नर्मदा घाटी में सबसे पहले नर्मदा घाटी के हथनोरा में एक मानव का खोपड़ी मिला, जो एकमात्र मानव जीवाश्म का उदाहरण है। पहली बार मानव से संबंधित कुछ चीज मिला है तो वो हथनोरा में मिला है, वो मानव की खोपड़ी मिला है, ठीक है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल में हम आपको क्या बताएं, पूरा पाषाण काल में हमने सबसे पहले आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में जो है खानाबदोश था। कैसा था, खानाबदोश मतलब कुछ भी पकड़ के खा लेता था, नरभक्षी था, आदमी को भी खा जाता था, आदमी को नहीं छोड़ता था। दूसरा क्या था, शिकारी। और शिकारी के साथ, शिकारी जब होता है तो वो क्या था, खाद्य संग्राहक, शिकारी या खाद्य संग्राहक, ठीक है। यानी कि खाद्य को संग्रह करता था, संग्रह मतलब इकट्ठा करता था। फिर अगला क्या था, खाद्य संग्राहक के रूप में आग का आविष्कार हुआ। तो आग का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से उपयोग नहीं कर पाया, और कहाँ आविष्कार किया गया था, तो चाओजी कोजियन में किया गया था। ये कहाँ था, चाइना का एक गुफा था। इसके बाद इसी काल में पूरा पाषाण काल में ही जो सबसे पहले हैंड एक्स कुल्हाड़ी यानी कि हाथ से निर्मित जो हाथ का जो कुल्हाड़ी था वो कहाँ मिला था, मद्रास में ब्रूसफुट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और पहली बार पूरा पाषाण काल में ही मानव का खोपड़ी मिला था, मानव का हथनोरा से प्राप्त हुआ था। तो ये था आपका पूरा पाषाण काल के बारे में, बार बार रिकॉल करना है। और पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। अब देखिए इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, यानी कि अगर हम कह देंगे कि तीनों को मिला देंगे, अगर तीनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, पूरा पाषाण काल बनेगा कि नहीं। यानी कि अगर पूछ देगा, जैसे पूर्व पाषाण काल में जो है सोन घाटी, हम अभी इनका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, पूरा पाषाण काल। तो हम समझते हैं पूरा पाषाण काल को। चलिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला
पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आपका है उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखिए क्या हुआ था कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार जो होते थे वो मोटे मोटे होते थे, पत्थर के बने होते थे, लेकिन मोटे मोटे, उतना धारदार नहीं होते थे। तो उस प्रकार के औजार को, जो धारदार नहीं होते थे, मोटे औजार को क्वार्टजाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्वार्टजाइट। पत्थर का, अगर देखिए दिमाग में लगाइए थोड़ा कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या उतना शिकार कर पाता था? नहीं कर पाता होगा, क्योंकि औजार मोटे मोटे थे, शिकारी करने में उन लोग को दिक्कत होता होगा। तो मानव जो है मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इसीलिए निम्न पूरा पाषाण काल को औजार के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक और चपर चापिंग संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। चपर चापिंग यानी कि इसको पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। कहता है कि इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे। यानी कि चपर चापिंग जो पेबुल संस्कृति है, इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहन संस्कृति। सोहन नदी के बगल में, यानी कि सोहन नदी के किनारे उपकरण पाए जाने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? सोहन संस्कृति रखा गया। अब चपर चापिंग पेबुल्स ये सब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के किनारे बहाव में रगड़ खाकर चिकने व सपाट हो जाते हैं। देखिए ये नदी है, क्या होता है कि जब पत्थर को ये नदी बहा कर लाता है, घूम घूम के आता है, ऐसे घूम घूम कर आता है, और जब घूम घूम कर आता है तो वो रगड़ खा जाता है। जब रगड़ खा जाता है तो वो चिकना, वो सपाट हो जाता है। सपाट मतलब ऐसे सपाट मतलब समतल जैसा हो जाता है, एक गोल जैसा सुहार जैसा हो जाता है। सुहार मतलब ऐसे सुई की तरह हो जाता है, सपाट जैसा हो जाता है। तो सपाट हो जाता है, इसी को हम लोग पेबुल कहा गया। इसी को क्या कहा गया? पेबुल। यानी कि पानी के माध्यम से जो भी पत्थर रगड़ खाकर, यानी कि पलट उठ के गिर फूट कर जो आता है, और वो क्या हो जाता है? चिकना एवं सपाट हो जाता है। इस प्रकार के उपकरण को पेबुल कहा जाता था। चापर बड़े आकार वाला उपकरण होता था, पेबुलवा छोटा होता था, और चपरवा बड़का होता था। तो चपरवा जब बड़का होता था, इसको पेबुलवा से बनाया जाता था। ठीक है। और ये एक तरफा धार वाला होता है, धारा एक ही तरफ का होता था। और अगर दोनों तरफ धार अगर रह जाता है, अगर एक देखिए चाकू है, चाकू में एक तरफ धार रहता था, तो चाकू को पहले क्या कहा जाता था? चापर बोला जाता था। क्या कहा जाता था? चापर। अगर दोनों तरफ धार रहे तो हम लोग आरी बोलते थे, उस टाइम चापिंग बोला जाता था। इसलिए इसका नाम चपर चापिंग पेबल संस्कृति रखा गया। चपर चापिंग संस्कृति या पेबल संस्कृति रखा गया। ठीक है। इस प्रकार के औजार कहाँ मिले थे? तो सोहन नदी, पंजाब, ये कहाँ मिले थे? यानी कि सोहन नदी के किनारे में। ठीक है। तो ये आपका था। इसके बाद हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स मतलब हस्त निर्मित कुल्हाड़ी। इसके उपकरण जो है पहली बार मद्रास में मिला था। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। हमने आपको पहले ही चर्चा कर दिया था। और ये काम बाद मदुराई, सर्वप्रथम इसका जो उपकरण मिला था अतिरम पक्कम और बाद मदुराई में, जो दक्षिण भारत में स्थित है, कर्नाटक में प्राप्त किया गया है। इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। मतलब निम्न पूरा पाषाण काल में दो प्रकार के औजार मिले। कौन? चपर चापिंग पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। चपर चापिंग कहाँ मिले? सोहन नदी पंजाब में। और हैंड एक्स कहाँ मिले? तो हैंड एक्स मिले आपका मद्रास, यानी कि बाद मदुराई या अतिरम पक्कम में। ठीक है। इन उपकरणों का उपयोग पेड़ों को काटने व चीरने के लिए होता था। अब देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया कि पत्थर मोटा होता था, तो पत्थर जब मोटा होता था तो चीर नहीं पाता होगा, तो अब कैसे चीरता होगा? हमको लगता है ऐसे, मतलब ऐसे डेंगा के चीरता होगा। तो वो बेहतरीन ढंग से नहीं चीर पाता था जैसे अभी हम लोग चीर पाते हैं। इसका उपयोग जानवरों का चमड़ा उतारने में भी किया जाता था। तो ये था आपका निम्न पूरा पाषाण काल में। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल के कितने स्थल थे? 2 स्थल। अतिरम पक्कम हैंड एक्स कुल्हाड़ी, यानी कि अतिरम पक्कम से आपका पहली बार हस्त निर्मित कुल्हाड़ी मिला, हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी। इसके बाद चपर चापिंग, ये कहाँ? पंजाब सोहन नदी घाटी। यहाँ क्या मिला? पेबुल संस्कृति। यहाँ पेबल जैसे मतलब पेबल आकार के उपकरण मिले।
इसके बाद हम लोग अब तैयारी करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की ओर। मध्यपुरा पाषाण में क्या हुआ कि आप देखिए, निम्नपुरा पाषाण में क्वार्टजाइट का उपयोग किया, क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया। अब इसमें जो है जेस्पर चट फ्लिंट, जेस्पर चट फ्लिंट, ये क्या होता कि हल्का सा धारदार होता था, क्वार्टजाइट से हल्का सा धारदार होता था, ठीक है। तो जेस्पर चट फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग किया गया और फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा गया, यानी कि मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। अब फलक एक क्या होता था, फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। पत्थर को अगर तोड़कर औजार बनाए तो उसे फलक कहा जाता था। यहाँ फलक का प्रयोग, यहाँ पत्थर को तोड़कर औजार नहीं बनाया गया था। अब देखिए ना, यहाँ क्या किया, यहाँ घिस कर जो पानी घिस कर जो लाया, यानी कि वो जो घिसने के बाद जो वो सपाट हो जाता था, चिकना हो जाता था, तो उसका उपयोग किया। यहाँ पत्थर को तोड़ा नहीं गया था। तो पहली बार पत्थर को कब तोड़ा गया, तो मध्यपुरा पाषाण काल में, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा गया। औजार के रूप में वेदनी, छेदनी, खुरचनी, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, छेद करने वाला छेदनी, वेदनी मतलब कोई चीज काटने वाला, खुरचनी मतलब खुरने वाला, ठीक है। कुत्ते को पहली बार पालतू बनाएगा किस काल में, मध्यपुरा पाषाण काल में। और श्रृंगार साधनों का लिपस्टिक, काजल, आंखों में काजल लगा दे पिया, प्यारे की चटनी चटा दे पिया, तो ये सब कहाँ शुरू हुआ था, आंखों वाला काजल वगैरह वो सब पहले श्रृंगार साधनों का प्रयोग कहाँ हुआ था, मध्यपुरा पाषाण काल में पहली बार। अब देखिए दिमाग में लगे तो यहाँ क्या होगा, लिपस्टिक लाल लाल होता होगा, अब कैसे होता होगा, वो लोग यूज करता होगा, हमको लगता है पत्थरे का उपयोग करता है, क्योंकि पत्थर का ही लोग अधिकतर जो कंघी जो है पत्थर का उपयोग किया गया, और लिपस्टिक भी पत्थर का चूर्ण का उपयोग किया जाता था, ठीक है। श्रृंगार साधनों का पहली बार प्रयोग किस काल में हुआ, मध्यपुरा पाषाण काल, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। मध्यपुरा पाषाण काल बोले या पूरा पाषाण काल में, बतवा तो बराबर है ना चाचा, इतना कोई प्रॉब्लम। अब उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं, तो इसमें मतलब ब्लेड नहीं, ब्लेड सॉरी, इसमें ब्लेड जैसा पतले धारायुक्त, मतलब अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा धारदार हुआ, ज़्यादा धारदार कहाँ हुआ, उच्च पूरा पाषाण का, लेकिन अभी भी उतना धारदार नहीं हुआ। अगर पूरा पतला कर देता था, पतलवा टूट जाता था, तो उतना पतला नहीं करता था। लेकिन हाँ, सबसे दोनों काल से सबसे धारदार जो है ब्लेड जो है, मतलब धार वाला जो ब्लेड जो है, उच्च पूरा पाषाण काल, काटने के लिए कच्च से यूज करता था। उच्च पूरा पाषाण काल में कोई भी काटता था कच्च से नहीं काट देता था, मतलब जल्दी से नहीं काट सकता था, वो क्या हुआ था कि धीरे धीरे पतला हुआ था, ठीक है। इस युग की दो विशेषताएं हैं, उच्च पूरा पाषाण काल की दो विशेषताएं हैं, कौन कौन। सबसे पहले चकमक हुई, नए चकमक उद्योग की स्थापना हुआ। नए चकमक मतलब देखिए, अब देखिए ब्लेड जब आ गया ना, तो जब ब्लेड आ गया तो पतला इन लोग दिमाग में आ गया। दिमाग में क्या आया कि इन लोग के दिमाग में धीरे धीरे आ गया कि अब जितना पतला करेंगे उतना धारदार होगा। तो इन लोग क्या किए कि नए चकमक उद्योग, अब जैसे देखिए अगर पत्थर को आप काटिएगा ना या फोड़िएगा तो क्या होगा, चमकेगा, उसके अंदर की चीज़ें चमकेगा, तो इसलिए कहा कि नए चकमक उद्योग की स्थापना किया गया और आधुनिक मानव का विकास हुआ। लेकिन उतना सब नहीं था, अभी भी उतना सब नहीं था, ठीक है। तो ये था। अब देखिए हम धीरे धीरे उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोन नदी धीरे धीरे मोटा था, फिर उससे पतला हुआ, फिर उससे पतला हुआ। तो कहा जाता है कि जब विज्ञान इसी तरह से बढ़ता रहा, लंगों को लंगा बना दिया जाएगा और सैंडल की ऊंचाई ऐसे ही बढ़ती रही तो सैंडल के नीचे डंडा लगा दिया जाएगा। गाना है तो एक व्यंग है, कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या था कि जिस तरह आपका काल बढ़ते जाएगा, आदमी ने उस तरह जो है खोज करते चला जाएगा, धीरे धीरे खोज कर। अब देखिएगा ना, इतना धारदार हो जाएगा। अभी 2020-21 में जो है इतना धारदार हो गया, देख सकते हैं धीरे धीरे कहाँ से कहाँ शुरू किए थे। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल से उठाएंगे हथियार के बारे में। तो जितना भी मनुष्य क्या करता है कि हथियार का जो उपयोग करता है अपने अनुसार करने को होता है। जितना संसाधन, मतलब एक हथियार से जितना हमको फायदा मिल सके, तो धीरे धीरे वो क्या करना चाहता है, हथियार को अपना चकमक बनाते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप देखिएगा अभी हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल में है। अब हम लोग ये पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल को हम एक नज़र में देख लेते हैं।
अब देखिए, हम अगर ओवरऑल जो है हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले अगर औजार की बात करें तो सबसे पहले कौन सा औजार मिला? सबसे पहले क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया औजार बनाने के रूप में। इसके बाद कौन सा पत्थर का उपयोग किया गया? जस्पर, चट, एगट, जस्पर वगैरह का पत्थर का उपयोग किया गया। इसके बाद फिर क्या गया, यही पत्थर को क्या कर दिया, ब्लेड की तरफ पतला बना दिया। ठीक है, ब्लेड की तरह जब पतला बना दिया तो यही एक दो विशेषताएं थी। नए चकमक उद्योग की स्थापना हुआ किस युग में? तो पूरा पाषाण में, या हम बोल सकते हैं पूरा पाषाण। अगर आपसे खोखोर टार के क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा पाषाण काल के बोलेगा कि पूरा पाषाण काल में किस काल में जो है नए चकमक उद्योग का विकास हुआ था? तो उच्च पूरा पाषाण काल, या हम पूरा पाषाण काल भी बोल सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया किस, यहाँ से हम दो पढ़ाए थे, सोहन नदी। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। सबसे पहले हैंड एक्स यानी कि हस्त निर्मित कुल्हाड़ी कहाँ? मद्रास में मिला था, बादुमुद्री और अतिरम्पक्कम में। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या पढ़ाया था हमने? मध्यपूरा पाषाण काल में चट, जसपट, एगेट जैसे पत्थर का उपयोग किया गया बनाने के लिए। क्या हुआ? इसमें पहली बार पालतू पशु कुत्ता को बनाया। ठीक है, और पालतू पशु जब कुत्ता को बनाया तो फिर यहाँ क्या किया? पालतू पशु जब कुत्ता को बनाया तो पहली बार जो है फलक संस्कृति का, यानी कि फलक क्या होता है? एक प्रकार का औजार हुआ करता था। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, धीरे धीरे इसी काल में, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही बहुत चीज़ों का आविष्कार हो गया था। ब्लड बोला जाता है। नए चकमक उद्योग का विकास हुआ। इसके बाद आधुनिक मानव का विकास हुआ, यही पूरा पाषाण काल में। लेकिन आधुनिक मानव अभी सब नहीं था, अभी भी असभ्य थे। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर, यानी कि इंग्लिश में इसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का समय कब हुआ? तो एकदम सिंपल सी बात है, मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल को, यानी कि संक्रमण मतलब बीमारी संक्रमण, बीच के अवस्था को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण पत्थर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण। देखिए, प्रगति के अनुसार काल को बांटा गया। ठीक है, प्रगति जैसे जैसे प्रगति हुआ उसको अलग काल माना गया। अब अगर देख लीजिए, अभी जो है वर्तमान में क्या पत्थर का औजार उपयोग करेगा? नहीं ना करेगा। तो उसी आधार पर, यानी कि प्रगति विकास के आधार पर, सिंपली तौर पर अगर माने तो विकास के आधार पर कालकर्मों को बांटा गया। पूरा पाषाण व नव पाषाण युग के बीच के संक्रमण युग था कौन? मध्य पाषाण काल। भारत में सबसे पहले इस युग के बारे में जानकारी सबसे पहले C.L. कार्लायल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और प्रागैतिहासिक, यानी कि आपको जो है पूरा पाषाण काल के बारे में किसने जानकारी दिया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, इस युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। यानी कि पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल में आपका शिकारी था, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। यानी कि खानाबदोश था, कुछ हुए खा जाता था, खाद्य संग्राहक। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में आपका हो गया, तो मध्य पाषाण काल में शिकारी तो था, खाद्य संग्राहक भी था, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा चीज का उपयोग हो गया, वो था आपका पशुपालन। यानी कि शिकारी मध्य पाषाण काल में शिकारी था और खाद्य संग्राहक भी था, लेकिन अभी पशुपालन का शुरुआत हो गया। एक नया चीज का शुरुआत हुआ जिसे पशुपालन कहा जाता है दोस्तों। और ये पशुपालन जो है, सबसे पहले पशुपालन के अगर साक्ष्य मिला है तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर, कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर, यहाँ पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिला। और पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया, लेकिन उतना व्यवस्थित ढंग से कहीं कहीं मिला है। यहाँ पालतू पशु कुत्ता को कहीं कहीं मिला है। नव पाषाण काल में जाइएगा, यानी कि
सॉरी हम उल्टा बता दिए, पूरा पाषाण काल में भी हमने आपको ये बताया कि पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया, लेकिन कब? उच्च पूरा पाषाण यानी अंतिम अवस्था, उच्च पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल हुआ, उस समय तो शुरू ही हुआ था ना। देखिए अभी क्या था कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई योजना लाते हैं तो वो योजना तुरंत सफल नहीं हो जाता, उस योजना को सफल करने के लिए साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल लग जाते हैं। तो उसी तरह तुरंत उच्च पूरा पाषाण काल में इनका खोज हुआ था, यानी कि पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। लेकिन विशेषतर अगर ज़्यादा अगर पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया तो वो मध्य पाषाण काल में बनाया गया, इसलिए पहला पालतू पशु जो है कुत्ता को बनाया गया। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल में जितने भी औजार थे, चाहे चैट, जसपट, ब्लेड जैसे औजार थे, वो उतना धारदार नहीं होते थे, लेकिन अब छोटे औजार का उपयोग करने लगे, इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस औजार को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। और बागोर जो है, राजस्थान का बागोर सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मतलब अगर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो बागोर राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण मिले हैं। ठीक है, अब हम मध्य पाषाण काल के स्थल के बारे में पता करते हैं। तो मध्य पाषाण काल के स्थल जो है, अच्छा फिर से आदमगढ़ और बागोर में पहली बार पशुपालन का साक्ष्य मिला, और पहला पालतू पशु किसको बनाया गया? कुत्ता को बनाया गया। मध्य पाषाण काल के स्थल का अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एमपी को लेते हैं, बीच वाली अवस्था को लेते हैं, यानी कि भारत के बीच में एमपी, आदमगढ़ और भीमबेटका। तो एमपी यानी आदमगढ़ में के बारे में हम चर्चा कर दिया कि पशुपालन का साक्ष्य मिला, और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका, यहाँ चित्रकारी के साक्ष्य मिले। पहली बार मानव चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भीमबेटका में, यहाँ चित्रकारी का निर्माण हुआ है। ठीक है, राजस्थान के बागोर में, यही राजस्थान का बागोर जो है, यहाँ पहली बार पशुपालन का भी साक्ष्य मिला, और यही पहली बार मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के बागोर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में बागोर में मिला है। तो पहली बार मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के बागोर, और यहाँ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। अब हम यूपी में चलते हैं। तो यूपी इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ स्थल बहुत बड़े हैं। तो महादा या मदहा, यहाँ पर हड्डी के औजार बनाए गए हैं, ऐसे साक्ष्य मिले, हड्डी के द्वारा बनाए गए औजार के साक्ष्य मिले। इसके बाद दूसरा लेखैया, सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। कहाँ? यूपी के लेखैया में। ठीक है, सराय नहराय, इसे कोई, यहाँ भी स्थल कुछ उपकरण मिले हैं। दमदमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दमदमा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। अब यानी कि अब ये अनुमान लगाया जाता है कि यानी कि एक ही कब्र में 3-4 को परिवार को भी दफनाया जाता था। कहीं इसमें जो है ये भी नहीं होता कि भावात्मक दृष्टि नहीं जुड़ा था, यानी कि कोई भाव, देखें अगर कोई भावात्मक दृष्टि होता है ना, कभी कभी आप सुनते होंगे कि उनके पति मर गया तो उनकी इस सोच में उनकी पत्नी भी मर जाती थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के भावात्मक दृष्टि जो है दमदमा में देखने को मिला है, यानी कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडो, विश्व में मृदभांड मतलब घड़ा, मन का घड़ा होता था। ठीक है, मृदभांड का विश्व में सबसे पहली बार अगर साक्ष्य मिला तो मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो में मिला था। ठीक है, और बिहार आपका पायसरा में भी कुछ उपकरण मिले हैं पाषाण काल के, जो मुंगेर के समीप है। ठीक है, तो ये था आपका मध्य पाषाण काल के स्थल। मध्य पाषाण काल में क्या था कि मध्य पाषाण काल में शिकारी, खाद्य संग्राहक था, लेकिन दूसरा क्या शुरू हो गया? तीसरा क्या शुरू हो गया? आपका पशुपालन का शुरुआत। और पशुपालन, सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में। सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल क्या था? तो सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर था। और इसके बाद औजार किस तरह का उपयोग किया गया? तो औजार के रूप में माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका मध्य पाषाण काल। अब हम चलते हैं नव पाषाण काल की ओर। जितना भी स्थल है उसको एक बार देख लेना है, समझ लेना है। ज़्यादा स्थल के बारे में इतना और सारा स्थल है, तो उतना जो इम्पोर्टेंट है उसी को समझना है। तो आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए मध्य नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक से नियोलिथिक में गए। तो इस युग को खोज करने का श्रेय अगर दिया जाए, पहली बार खोज करने का श्रेय दिया जाए तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाएगा। इन्होंने ही नव पाषाण काल युग के उपकरणों का खोज किया था। अब देखिए
हमने आपको क्या बताया कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक और शिकारी, आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी होता है। लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हो गया। इसके बाद अगर नव पाषाण काल में आए तो नव पाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी विकास हो गया, यानी कि खेती भी करना शुरू कर दिया। जरा गौर करिए, अगर कृषि का विकास हो जाएगा तो कृषि का अगर विकास होगा तो अस्थायी जीवन जीना शुरू कर देगा मानव। क्यों? अगर कृषि का विकास करेंगे तो क्या होगा कि अगर धान की खेती करना है तो धान की खेती करने के लिए, अगर कोई भी चीज़, अगर जौ गेहूं की खेती करेंगे तो जौ और गेहूं की खेती करने के लिए हमको वहाँ जो है 1, 2 से 3 महीना तक हमको वहाँ रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो या फसल जो है बर्बाद हो जाएगा या उसको पटवन वगैरह करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार यानी पशुपालन यानी कि कृषि ने जो है अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। पहली बार कृषि का विकास हुआ, अब खाद्य उत्पादक बन गया। अब देखिए दिमाग में लगाइए, मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल में भी खाद्य संग्राहक था, मध्य पाषाण काल में भी खाद्य संग्राहक था। लेकिन जैसे नव पाषाण काल आया तो खाद्य उत्पादक का प्रोडक्शन करने लगा, उत्पादन करने लगा ससुरा। जब उत्पादन करने लगा तो पहली बार कृषि का विकास हुआ और कृषि के रूप में जौ का विकास हुआ। जौ पहली बार अनाज लगाया गया, मतलब जौ 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 ईरान के मेसोपोटामिया, लेकिन भारत में नहीं। पहली बार अगर साक्ष्य मिला है तो ईरान के मेसोपोटामिया क्षेत्र में मिला था, ईरान के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, गेहूं का साक्ष्य अगर मिला तो पहली बार मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर मिला तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। लेकिन अब देखिए, चावल का खोज जो है कोल्डिवा में, क्या यूपी के कोल्डिवा क्षेत्र में किया गया। पहली बार चावल का साक्ष्य जो मिला वो कोल्डिवा में मिला। अब देखिए इतना तक ठीक था, लेकिन क्या हुआ, अगर हाल फिलहाल में नवीनतम खोज के आधार पर यह खोजा गया कि नहीं, पहली बार पूरा अगर विश्व की सभ्यता को मिला दें तो पहली बार भारत में कृषि का साक्ष्य मिला था, वो लोहरादेव में था। लोहरादेव आपका यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में। तो लोहरादेव में नवीनतम खोज के अनुसार यानी कि आधुनिक खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लोहरादेव, और यहाँ से पहली बार चावल की खेती का साक्ष्य मिला। अब देखिए ये गलत कर देता है, कोल्डिवा को भी बोला कि यहाँ पहली बार कोल्डिवा में चावल की खेती का साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसको टिक लगाना। पहली बार कृषि का पहली बार साक्ष्य मिला तो पहली बार अगर पूछ दे तो पहली बार साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। गेहूं और जौ का पहली मतलब खेती की अनाज के रूप में जौ और गेहूं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला। और इसके बाद अगर भारत में पूछ दे कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला तो लोहरादेव। ठीक है, और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य बोले भारत में तो कोल्डिवा में मिला। ठीक है, और मेहरगढ़ जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। इधर सुलेमान पहाड़ी और इधर किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, पाकिस्तान में है। अब देखिए इस युग के निवासी कृषक थे, पशुपालन तो था ही, पशुपालन था, पशुपालन के साथ साथ कृषक भी हो गए। ये लोग अस्थायी जीवन जीने लगे और पहली बार मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने शुरू कर दिया। मिट्टी का बर्तन जो इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहली बार मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित करने का साक्ष्य मिला। निर्माण करने का साक्ष्य जो है नव पाषाण काल में ही मिला। और उस मृद भांड का जो रंग होता था वो ईंटों मतलब गेरुआ रंग का होता था। गेरुआ रंग मतलब लाल रंग का होता था। ठीक है, गेरुवर्णीय होता था। सबसे ज्यादा मृद भांड का साक्ष्य मिला हस्तिनापुर, महाभारत से संबंध रखने वाला हस्तिनापुर। और इस काल में एक सबसे बड़ा आविष्कार हुआ पहिया। अब देखिए फसल को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इन लोगों ने पहिए का आविष्कार हुआ। हमने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आदमी का दिमाग बढ़ता जाएगा वैसे भी खोज होता चला जाएगा। ठीक है, विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, न कि हम लोग पीछे की तरफ आते हैं। तो पहिए का आविष्कार हुआ। ये था आपका नव पाषाण काल के आपका लक्षण। अब हम आते हैं नव पाषाण काल के स्थल। तो नव पाषाण काल के स्थल के रूप में सबसे पहले हम लोग अगर आएंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं तो कश्मीर की तरफ आते हैं। ठीक है, सॉरी, कश्मीर की तरफ आते हैं। तो ये कश्मीर है।
ठीक है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तावास मिला है। गर्तावास मतलब क्या होता है कि देखिए, जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर गर्त बनाना, जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर वहाँ रहता था, क्योंकि वो ठंडा से, जम्मू कश्मीर क्या है, ठंडा प्रदेश था, तो ठंडा प्रदेश था, तो इस ठंडा से बचने के लिए जमीन में लोग गड्ढा खोद कर और वो अपना आवास बनाते थे, इसलिए इसे गर्तावास कहा जाता था। बुर्ज होम में पहली बार गर्तावास मिला, और इसी गर्तावास में कब्र जब मर जाता था तो मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था इसी गर्तावास में। मतलब इसी गर्तावास में मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। कहीं ऐसा इन लोगों को मानना था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का, कहीं इन लोग ऐसा मानते थे कि नहीं, अकेला नहीं जाना चाहिए, जीवन जो है साथ में लेकर जाना चाहिए, तो कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका मेंस का टॉपिक हो गया। मेहरगढ़ पाकिस्तान, हमने बताया कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में। अगर भारत में पूछे तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला तो वो लोहरादेव में मिला, नवीन खोजों के अनुसार। मेहरगढ़ में तीनों को काल के स्रोत मिले। मेहरगढ़ में आपका पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी और नव पाषाण काल का भी। ठीक है, यूपी के मादा, कोल्डीवा, चौपानी, मांडो, हमने इसके बारे में चर्चा कर दिया है मध्य पाषाण काल में ही। कर्नाटक में संगनुकलू और पिकलिहल, यहाँ संगनकल्लू में राख के टीले मिले हैं, और राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। राख मर जाता, उसका राख जो है हम लोग बोलते हैं छारव, तो राख के टीले मिले हैं और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पिकलिहल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। असम के सारूतारू में कुल्हाड़ी और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुल्हाड़ी और मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। दावजली में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। ये सब याद नहीं करना है, अगर याद नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार के चिरंद, सिवान में एक चिरंद है, जगह है, बिहार के सिवान में चिरंद एक जगह है जहाँ लोगों के द्वारा बैल, हाथी, गेंडा, ये सब मतलब ये लोग पालते थे। तो यहाँ से इन लोगों का कंकाल तंत्र मिला है, तो इससे ये पता चलता था कि चिरांद के क्षेत्र में, यानी कि बिहार के चिरांद क्षेत्र में बैल, हाथी ये सब लोग पालते थे, तो वहाँ से साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये था आपका नवपाषाणकालीन स्थल। अब हम जो है करना क्या, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम लोगों ने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा। मध्य पाषाण काल को तो बांटा नहीं गया। फिर नव पाषाण काल के बारे में पढ़े। तो अब देखिए लक्षण क्या था, तो पूरा पाषाण काल का जो लक्षण था वह शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल में आखेटक तो थे, यानी कि शिकारी तो थे, और खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन एक नया चीज का आविष्कार हुआ, वो पशुपालन था। ठीक है, वो पशुपालन था। और इसके बाद नवपाषाण काल में क्या हुआ कि सब चीज खाद्य संग्राहक से हटकर खाद्य उत्पादक बन गया। अब प्रोडक्शन करने लगे, अब उत्पादन करने लगे, और जब उत्पादन करने लगे तो कृषि का विकास हुआ। और जब कृषि का विकास हुआ तो अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। यानी कि कोई भी चीज़ को अगर लगाते हैं, अगर धान, जौ, किसी भी चीज़ का अगर कृषि करेंगे तो वहाँ कृषि को लगाने के लिए 3 से 4 महीना आपको एक जगह रहना पड़ेगा, तभी वो फसल आपका लगेगा। तो धीरे धीरे नवपाषाण काल में अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। और कृषि का पहली बार अनाज के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया गया था, जौ। और प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं का साक्ष्य मिला था। यानी कि कृषि का साक्ष्य पहली बार मेहरगढ़ में मिला, वो भी किस के रूप में, गेहूं के रूप में। और चावल का कोल्डीवा में मिला। और नवीन खोजों के अनुसार अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो पहली बार कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो लोहरादेव में मिला था, जो यूपी में है। ठीक है, और ये था आपका नवपाषाण कालीन के स्थल। ये आपका नवपाषाण, अच्छा नवपाषाण काल में ही आपका तांबे का उपयोग किया गया था, तांबे, इसलिए ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल से संबंधित है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही तांबे का उपयोग किया था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप एक बार जो है नोट कर लेना है इसको। अगर वीडियो देखिएगा तो वीडियो को पॉज करके आपको देखना है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।